आज के वीडियो में कक्षा 12वीं की रसायन शास्त्र में इकाई 9 उपसंहजी रसायन के अंतर्गत जो शीर्षक पढ़ने जा रहे हैं वो है समावयता। समावयता के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक समावयता और त्रिविम समावयता। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्नर का उपसंहजी यौगिक का सिद्धांत, और आखिरी टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है प्रभावकारी परमाणु संख्या। आइए अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, इस इकाई में जो निर्धारित अंक है वो है 3 अंक है, जिसमें से 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाला है और 2 अंक का एक प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो आइए अब पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे। इसमें सबसे पहले आते हैं समावयता। समावयता क्या होता है? ऐसे 2 यौगिक जिसके अणुसूत्र तो समान रहेंगे, लेकिन उनकी संरचना और अंतरिक्ष में जो उनका अभिविन्यास का मतलब है उनका जो अरेंजमेंट या व्यवस्था रहती है वो भिन्न भिन्न रहती है। इनकी संरचना और अभिविन्यास की भिन्नता के कारण ऐसे यौगिकों का रासायनिक और भौतिक गुण भी भिन्न रहता है या अलग रहता है। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान रहेगा, लेकिन उनकी संरचना एवं उनका जो अभिविन्यास अंतरिक्ष में रहता है या व्यवस्था जो रहती है वह भिन्न भिन्न रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी भौतिक और रासायनिक गुण भी भिन्न होता है। ऐसे 2 यौगिकों को समावयवी कहते हैं और इस घटना को समावयता कहते हैं। अब हम उपसंहजी रसायन के अंतर्गत देखेंगे। ये समावयता जो है वह 2 प्रकार की होती है। यदि हम इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो ये समावयता 2 प्रकार की होती है। पहली है संरचनात्मक समावयता और दूसरी समावयता जो रहेगा वह है त्रिविम समावयता। पुनः संरचनात्मक समावयता 5 प्रकार की होगी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, सबसे पहला प्रकार जो रहेगा वह है आयनन समावयता। दूसरा जो रहेगा वो हाइड्रेट या विलायक योजन समावयता। तीसरा प्रकार जो रहेगा वो आबंध या बंधन समावयता भी हम कहते हैं इसको, बंधन समावयता। चौथा समावयता संरचनात्मक समावयता के अंतर्गत जो चौथा समावयता आएगी वह है उपसह संयोजन समावयता। और आखिरी जो 5वां प्रकार रहेगा वह है उपसह संयोजन स्थिति समावयता। स्थिति समावयता। इस प्रकार संरचनात्मक समावयता के अंतर्गत हम 5 प्रकार के समावयता पढ़ने जाएंगे आगे। फिर त्रिविम समावयता जो है यहाँ पुनः 2 भागों में बटा हुआ रहता है। एक होता है ज्यामितीय समावयता और दूसरा होता है प्रकाशीय या ध्रुवण समावयता। इसी को हम ध्रुवण समावयता भी कहते हैं, ध्रुवण समावयता। ज्यामितीय समावयता पुनः 2 प्रकार का होता है। इसको हम समपक्ष या सिस कहते हैं, समपक्ष या सिस समावयता। और दूसरा जो प्रकार होता है वह है विपक्ष या ट्रांस समावयता। तो इस तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पर प्रकाशीय समावयता को और बता देते हैं। प्रकाशीय समावयता पुनः 2 प्रकार का होता है। एक पहला बोलते हैं दक्षिणावर्ती और दूसरा होता है वामवर्ती समावयता। तो इस तरीके से हम देखेंगे। समावयता को हमने पहले 2 भागों में बांटा, संरचनात्मक समावयता और त्रिविम समावयता। संरचनात्मक समावयता पुनः हमने 5 प्रकारों में बांटा, जिसको हम एक एक करके आपके पढ़ने जा रहे हैं। फिर त्रिविम समावयता जो है वो पुनः 2 भागों में बढ़ गया है, एक ज्यामितीय समावयता और दूसरी प्रकाशीय या ध्रुवण समावयता। ज्यामितीय समावयता को फिर से हमने 2 भागों में बांटा, समपक्ष और विपक्ष। और प्रकाशीय या ध्रुवण समावयता को फिर से 2 भागों में बांटा, दक्षिणावर्त और वामवर्त। अब हम इन सभी समावयता को एक एक करके उदाहरण सहित पढ़ेंगे कि ये समावयता क्या होती है और उसका उदाहरण।
पहले आते हैं संरचनात्मक समावेता। इस संरचनात्मक समावेता के अंतर्गत हम पहला प्रकार क्या पढ़ रहे हैं? आयनन समावेता। आयनन समावेता। आयनन समावेता में ऐसे दो यौगिक जिसके उत्सर्ग संयोजी मंडल के अंदर और बाहर ऋणात्मक आयनों का यदि विनिमय होता है तो ऐसे दो यौगिकों को हम आयनन समावयवी कहेंगे, और इस प्रकार के समावेता को आयनन समावेता। मैं उदाहरण से आपको समझाती हूँ। उदाहरण के लिए हम लेते हैं एक उपसर्ग संयोजी यौगिक है जिसका नाम है पेंटाएमीन ब्रोमो कोबाल्ट 3 सल्फेट, और ये है पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। इधर देखिए यौगिक का आणविक सूत्र दोनों में समान है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ब्रोमाइड आयन संकुल के अंदर है और सल्फेट आयन जो है वो उपसर्ग संयोजी क्षेत्र के बाहर है। जबकि इधर आप देखेंगे कि ये आयन जो ऋणात्मक आयन था वो अब उपसर्ग संयोजी संकुल के अंदर चला गया है, और ब्रोमाइड जो है वो उपसर्ग संयोजी संकुल के बाहर आयनन मंडल में चला गया है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इस समावेता में या ये समावेवी में ऋणात्मक आयनों का उपसर्ग संयोजी क्षेत्र के अंदर और बाहर विनिमय हो रहा है, और इस प्रकार के आयन समावेता को हम आयनन समावेता कहते हैं। दूसरा प्रकार है हाइड्रेट समावेता। हाइड्रेट या फिर हमने बताया था इसको विलायक योजन समावेता। नाम से ही समझ आ रहा, हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब जल का अणु, हाइड्रेट यानी जल का अणु। अब किसी उपसर्ग संयोजी यौगिक में उपसर्ग संयोजी मंडल के अंदर और मंडल के बाहर यदि जल के अणुओं की संख्या में अंतर होता है तो इसको हम हाइड्रेट समावेता कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं CrH2O6 Cl2 तथा दूसरा उदाहरण लेंगे CrH2O5 Cl.H2O। इधर आप देखेंगे कि उपसर्ग संयोजी मंडल या क्षेत्र के अंदर 6 जल के अणु हैं, जबकि सेकंड वाले समावेवी में आप देखेंगे कि यहाँ का एक जल का जो अणु था उपसर्ग संयोजी यौगिक के क्षेत्र के अंदर जो जल के अणु थे उसमें से एक जो है वह आयनन मंडल में चला गया। तो इस प्रकार के आयनन को हम हाइड्रेट आयनन समावेता कहेंगे, जिसमें जल के अणुओं का उपसर्ग संयोजी मंडल के अंदर और बाहर संख्या में विभिन्नता पाई जा रही है। तीसरा है आबंध या बंधन समावेता। आपको जब इस यूनिट में लिगेंड्स के बारे में बताया जा रहा था तो कुछ ऐसे लिगेंड्स भी बताए गए थे जो उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का अर्थ होगा ऐसे लिगेंडों में ऐसे 2 परमाणु रहेंगे जहां वो दोनों ही परमाणु जो रहेंगे वो दाता परमाणु कहलाएंगे, अर्थात 2 परमाणु एक ही लिगेंड के अंदर ऐसे 2 परमाणु रहेंगे जो आप केंद्रित धातु आयन को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं नाइट्रो और नाइट्राइटो। ये है नाइट्राइटो और ये है नाइट्रो। इसका नाम क्या है? नाइट्राइटो और ये है नाइट्रो। तो इस तरीके से हम इसका उदाहरण भी लिख बताते हैं। यहाँ पर यदि ये वाला जो लिगेंड है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को दान किया जाएगा वो ऑक्सीजन के द्वारा किया जाएगा, जबकि नाइट्रो में जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया जाएगा वह नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा किया जाएगा। हम इसका एक उदाहरण भी बता देते हैं।
यहाँ पर ये उपसहसंयोजी यौगिक का नाम क्या है? पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट आयन, है ना, पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयन। जबकि यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयन। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये दोनों लिगेंड समान है, लेकिन चूंकि इनमें जो दाता परमाणु भिन्न भिन्न होने के कारण उनके नाम में भी अंतर आ जाएगा। चूंकि इनमें बंधन जो हो रहा है वो कोबाल्ट धातु आयन जो है उसका जो बंध बन रहा है, उपसहसंयोजी बंध, वह अलग अलग परमाणुओं से बन रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया बंधन समावेता। नेक्स्ट आते हैं हम उपसहसंयोजन समावेता। चौथा प्रकार जो संरचनात्मक समावेता में है वह है उपसहसंयोजन समावेता। कुछ उपसहसंयोजन यौगिक या संसंयोजी यौगिक जो रहते हैं उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयन दोनों ही संकुल होते हैं, और यदि इन संकुलों के अंदर जो धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु रहते हैं और उनके यदि लिगेंडों के बीच में विनिमय होता है, आपस में वो इंटरचेंज कर लेते हैं, तो इस प्रकार के समावेता को हम उपसहसंयोजन समावेता कहेंगे। इसको हम उदाहरण के सहित बताते हैं। यहाँ पर देखिए इस उपसहसंयोजी यौगिक का नाम है टेट्राएमीन प्लेटिनम 2 हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 2। तो यहाँ पर अब यदि इसको दोनों ही उपसहसंयोजी संकुल के अंदर, उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर जो लिगेंड्स है वो दोनों ही धातु परमाणु से इनका लिगेंडों का विनिमय होगा। यहाँ पर दो जो क्लोरीन के जो लिगेंड्स रहेंगे वो इस संकुल में आ जाएंगे, और यहाँ पर Cl4 इस तरीके से इनका लिगेंडों का विनिमय हो रहा है, और इसको कहते हैं उपसहसंयोजी समावेता। ये जो उदाहरण मैंने दी हूँ यहाँ पे दोनों ही संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु समान है। यदि हम एक और उदाहरण दे सकते हैं इसमें, जैसे जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु दोनों ही संकुल में भिन्न भिन्न रहेगा, उदाहरण के लिए NH3 यहाँ पर आप देखेंगे कि उपसहसंयोजी संकुल, पहले संकुल में कोबाल्ट के साथ अमोनिया लिगेंड जो है उपसहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, और सेकंड संकुल जो ऋणात्मक का आयन संकुल है वहाँ उसमें साइनाइड के जो लिगेंड्स हैं वह क्रोमियम से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे लिगेंड्स का विनिमय हो जाएगा, केंद्रीय धातु आयन चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से केंद्रीय धातु आयन्स में जो लिगेंड्स जो है वो बदल जाते हैं या इंटरचेंज हो जाते हैं। इस प्रकार के समावेता को हम कहते हैं उपसहसंयोजन समावेता। नेक्स्ट आखिरी संरचनात्मक समावेता है उपसहसंयोजन स्थिति समावेता। इस प्रकार की समावेता हमको ऐसे उपसहसंयोजी यौगिकों में दिखाई देगी जो बहुनाभिकीय होता है। बहुनाभिकीय का अर्थ क्या होगा? वो उसमें उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर ही दो केंद्रीय धातु परमाणु रहेंगे और दोनों ही ब्रिज्ड लिगेंड या सेतु लिगेंड से जुड़े हुए रहते हैं। उदाहरण बताएं।
उपसंयोजी यौगिक है उसमें संकुल या उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर ही 2 कोबाल्ट के धातु परमाणु है, अर्थात ये बहुनाभिकीय कहलाता है। और इसमें पहले कोबाल्ट धातु आयन में 4 लिगेंड्स अमोनिया के एमीन के जुड़े हुए हैं और ये ब्रिज लिगेंड या सेतु लिगेंड कहलाते हैं, एमिडो और ऑक्सो। और इधर भी कोबाल्ट के साथ 2 एमीन के लिगेंड्स और 2 क्लोरीन के या क्लोराइड के क्लोरो के लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर यदि इन लिगेंडों का विनिमय हो जाता है, जैसे यहाँ देखिए दोनों कोबाल्ट आयन में जो लिगेंड्स हैं उनमें इंटरचेंज होता है या समान रूप से ये वितरित हो जाते हैं आपस में, और इस प्रकार की समावेता हमको उप सहसंयोजन समावेता स्थिति समावेता कहलाती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एमीन जो है वह 4 थे संख्या में, यहाँ पर अब 3 हो गए और यहाँ का जो क्लोरीन और एक एमीन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया इस कार्बन धातु परमाणु में, और यहाँ से एक क्लोरीन जो है वो इस धातु परमाणु में शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार की समावेता उपसंयोजन स्थिति समावेता कहलाती है। तो हमने अभी देखा संरचनात्मक समावेता में 5 प्रकार की समावेता, जिसके अंतर्गत आपने आयनन समावेता, हाइड्रेटेड समावेता, बंधन समावेता, उपसंयोजन समावेता और उपसंयोजन स्थिति समावेता, इस प्रकार से 5 प्रकार का आपने देख लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट त्रिविम समावेता में। जो दूसरी प्रकार की समावेता है उपसंयोजी यौगिकों में वह है त्रिविम समावेता। मैंने इसके अंतर्गत बताई थी जो पहला प्रकार है त्रिविम समावेता में वह है ज्यामितीय समावेता। ज्यामितीय समावेता ऐसे उपसंयोजी यौगिकों में हमको दिखाई देगी जहां पर धातु परमाणुओं से भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड्स जुड़े हुए, और ये 2 प्रकार का होता है, सिस और ट्रांस, या हम इसको कह सकते हैं ये 2 प्रकार के होंगे। एक होता है समपक्ष, या इसी को हम सिस भी कहते हैं, और दूसरा होता है विपक्ष या ट्रांस। अब ये ट्रांस और सिस और ट्रांस क्या होता है वो बताएंगे। दोनों ही संकुलों में हम दिखाएंगे जिसका उपसंयोजी संख्या 4 रहती है, जिसका वर्ग समतलीय संरचना है, और ऐसी उपसंयोजी संख्या जो 8 है जिसकी अष्टफल की संरचना होती है। पहले आते हैं हम उपसंयोजी संख्या 4 वालों की, जिसका वर्ग समतलीय संरचना है। उदाहरण लेते हैं हम, डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। इसका नाम क्या है? डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। इसकी वर्ग समतलीय संरचना होती है इस तरीके से, और इसका एक और समावेता रहता है, मैं अंतर बताऊंगी इन दोनों में सिस और ट्रांस क्या है ये अभी पहले। ठीक है, यहाँ पर जब समान परमाणु एक तरफ रहेंगे, और जैसे यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन समान परमाणु हैं, एक ही जैसे लिगेंड्स हैं,
वह एक तरफ है, इसमें स्थिति से एक समपक्ष स्थिति कहलाती है और एक विपक्ष स्थिति कहलाती है। समपक्ष स्थिति में आप ले सकते हैं, जैसे हम इसमें संख्या डाल देते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो यहाँ समपक्ष स्थिति को मैं बताती हूँ क्या होगी। समपक्ष स्थिति या स्थान किसको कहेंगे? 1 और 2 नंबर वाला जो है ये समपक्ष नंबर कहलाएगा। 2 और 3 नंबर वाला भी समपक्ष नंबर कहलाएगा, या 3 और 4 नंबर समपक्ष नंबर कहलाएगा, और 5, 6 ये समपक्ष नंबर कहलाते हैं, स्थिति कहलाएगी। और बात करते हैं विपक्ष की, विपक्ष स्थिति की। या तो 1 और 4 हो जाएगी विपक्ष स्थिति, ये वाली और ये वाली विपक्ष स्थिति कहलाती है, या फिर 2 और 5, 2 और 5, या 6 और 3 और 6। तो इस तरीके से आपको समपक्ष स्थिति और विपक्ष स्थिति समझ लीजिए। समपक्ष स्थिति 1 और ये 2, या 2 और 3, या 3 या 4, या फिर हम 4 और 5 भी ले सकते हैं। यहाँ एक और चीज ले सकते हैं, 4 और 5 वाली स्थिति भी ले सकते हैं, ये वाली स्थिति भी ले सकते हैं। और विपक्ष की यदि हम बात करते हैं तो विपक्ष या तो 1 और 4, यानी कि ये एक दूसरे के विरोध में या विपक्ष में खड़े हुए हैं, ये लगे हुए हैं, तो ये विपक्ष स्थिति कहलाती है। 1 और 4, 2 और 5 और 3 और 6 ये विपक्ष स्थिति कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरीन जो है वो 1 और 2 पोजीशन में है, इसलिए ये वाला जो समावेता है इसको हम कहते हैं समपक्ष या सिस फॉर्म, सिस रूप भी कहते हैं इसको। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पोजीशन है 1 और 4 में क्लोरीन है, बाकी जो है ये विपक्ष, और ये वाली जो स्थिति में ये विपक्ष में है ये, इसलिए इसको हम ट्रांस कहेंगे, ट्रांस या विपक्ष। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये है उपसहसंयोजी संख्या 6 वाली है, जिसमें अष्टफल की संरचना रहेगी, अष्टफल की संरचना। अब नेक्स्ट आते हैं, एक और उदाहरण दे देते हैं, सूत्र 4 रहेगा। इसी में यदि हम नेक्स्ट उदाहरण दे देते हैं, प्लेटिनम उपसहसंयोजी संख्या 4, जिसमें कि वर्ग समतली संरचना रहेगी। इसका कारण Cr NH3 twice Cl2 प्लस। यहाँ की जो संरचना है ये इस तरीके से रहेगी, Cr ये वर्ग समतलीय संरचना है। और ये क्या हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया या समपक्ष रूप हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये किस पोजीशन में है, ये 4 और इसको यदि 1 2 3 4, तो ये समपक्ष वाली स्थिति में है ये दोनों ही, इसलिए ये समपक्ष या सिस फॉर्म कहलाएगा। और जस्ट इसका विपरीत यदि हम लेते हैं, जब ये डायगोनली एक दूसरे के स्थित रहेंगे, ये क्लोरीन इस तरीके से ये एक दूसरे के विपक्ष स्थिति में रहेंगे, ये इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांस या विपक्ष। तो ज्यामितीय समावेता 2 प्रकार की हो गई, सिस और ट्रांस। अब अपन आते हैं प्रकाशीय या ध्रुवण समावेता। इसका दूसरा प्रकार जो है वो है प्रकाशीय या ध्रुवण समावेता। ध्रुवण समावेता, इस प्रकार की समावेता हमको ऐसे यौगिकों में मिलेगी जो एक ऐसे समावयवियों में मिलेगी जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। अध्यारोपित का मतलब है यदि, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज या
दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अर्थात जैसे ये हमारे दोनों हाथ हैं, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण इमेज हैं या मिरर इमेज है, जो एक जैसे समान दिखाई देंगे जब एक दूसरे के सामने रखा जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे। इस तरीके का ये प्रकाशीय समावयवता कहलाती है। और ये जो दोनों, इसके जो दोनों समावयवी जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, उन दोनों समावयवी को हम कहते हैं कायरल। ऐसे दो समावयवी या ऐसे दो यौगिक जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, ऐसे समावयवी को हम कायरल कहते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक समावयवता दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी बताई थी अभी इंट्रोडक्शन में। पहला प्रकार होता है दक्षिणावर्त और दूसरा प्रकार होता है वामवर्त। अब ये दक्षिणावर्त और वामवर्त क्या होता है? जब किसी यौगिक से, उपसंयोजी यौगिक से जब हम समतल ध्रुवीय प्रकाश को उस यौगिक से प्रवाहित करते हैं या पास आउट करते हैं, तो वह प्रकाश, उस यौगिक जो यौगिक से पास हो रहा है, वो प्रकाश या तो दाईं ओर मुड़ जाएगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। अब ये पहले मैंने एक शब्द बोली थी, जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ से समतल ध्रुवीय प्रकाश को जब इस विलयन से, यानी एक सहसंयोजी यौगिक है ये, और इसमें से हम जब समतल ध्रुवीय प्रकाश को प्रवाहित करेंगे, पास आउट करेंगे, तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो या तो दाईं ओर मुड़ जाएंगी या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा की तरफ मुड़ जाती है। इस प्रकार के समावयव को हम डी फॉर्म या दक्षिणावर्त या डी फॉर्म भी कहा जाता है इसको। और दूसरा होता है वामवर्त। जब समतल ध्रुवीय प्रकाश, मैं इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि बच्चों को क्लियर नहीं रहता ये कॉन्सेप्ट कि समतल ध्रुवीय प्रकाश। पहले मैं अपने समावयवता को पूरा कर लेती हूँ, क्या होता है। और यदि ये समतल ध्रुवीय प्रकाश को जब यौगिक से प्रवाहित करेंगे और ये यौगिक जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड या बाईं ओर मुड़ा देती है या फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ देगी, तो इसको हम कहते हैं एल फॉर्म या वामवर्त। यानी ये क्या है, यदि दाईं ओर मुड़ता है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो ऐसे समावयवी को दक्षिणावर्त कहते हैं। और यदि ये बाईं ओर मुड़ जाती है प्रकाश या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको हम कहते हैं वामवर्त। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी पहले समतल ध्रुवीय प्रकाश क्या होता है। आपने देखे हो यदि श्वेत किरण या सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं वह उनको द्वैत प्रकृति रहती है, वो कण के रूप में भी रहती है और वो किरणों के रूप में भी रहती है, वेव्स के रूप में रहती है। तो यदि हम मान के चले कि ये जो किरणें जा रही है वो कण के रूप में है, तो ये कण का जो कंपन है वो चारों दिशाओं में रहता है। यदि हम इस वेव्स को, श्वेत प्रकाश को कण के रूप में लेते तो ये कण का जो वाइब्रेशन रहेगा या कंपन रहेगा वो चारों दिशाओं में समान रहता है। ऐसी विकिरणों को जब हम एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल है, इसको कहते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इसको कहते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इससे होकर गुजारते हैं, तो ये क्रिस्टल जो है इस प्रकाश की सभी कंपन को रोक देगा और ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो मात्र एक ही दिशा में कंपन करेंगी। इस तरीके से ये कंपन करती है। और अब ये जो विकिरण निकल रही है इसी को हम कहते हैं समतल ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है इसको। अब आपको क्लियर हो गया ये अब कॉन्सेप्ट ये याद रखना, समतल ध्रुवीय प्रकाश वो प्रकाश होती है जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल विकिरणों की सभी कंपन, सभी दिशाओं के कंपन को काटकर सिर्फ वो कंपन एक ही दिशा में हो रही है, तो उसको हम कहते हैं समतल ध्रुवीय प्रकाश। अब फिर से वापस हम लौट के आते हैं अपने प्रकाशिक समावयवता जिसमें हमने पढ़े दक्षिणावर्त और वामवर्त। उसका एक उदाहरण मैं देती हूँ। ट्राईऑक्सैलेट्रो क्रोमियम 3 आयन, ठीक है।
इसका संरचना पहले अपन बताएंगे। ये अष्टफलकीय रहता है, ट्राईऑक्सलेटो। इसका सूत्र हम लिख सकते हैं क्रोमियम C2O4 3 माइनस, इसको हम 3 माइनस लिखें। ये हम इसको ऐसा दर्पण शो कर रहे हैं इस तरीके से, और ये इसका जो समावेशी रहेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब रहता है। ये इस तरीके से ये हमने उदाहरण दिया ट्राईऑक्सलेटो क्रोमियम 3 आयन। ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रहेंगे, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, और ये डी फॉर्म या दक्षिणावर्त होता है, और ये वामवर्त समावेशी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आएंगे, ये हमारी समावेशिता के अंतर्गत इतने टॉपिक हमने पढ़े हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का उपसंयोजी सिद्धांत। यह सिद्धांत एल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने 1895 में ये सिद्धांत दिया था, जिसके लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। इसी काम के लिए 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। और वर्नर ने जो ये सिद्धांत दिया उसके मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे अभी। मेन पॉइंट्स पर बताएंगे इसके। पहला पॉइंट है, उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर जो केंद्रीय धातु आयन उपस्थित रहता है उसकी मुख्यतः दो संयोजकता होती है। वर्नर ने क्या कहा, केंद्रीय धातु आयन सेंट्रल मेटल आयन जो रहता है उसकी दो संयोजकता होती है। एक को कहते हैं प्राथमिक संयोजकता और दूसरी संयोजकता को द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय धातु आयन जो रहता है उसकी दो संयोजकता रहती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। अब मैं प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता क्या होता है वो बताऊंगी। उसके लिए थोड़ा सा मैं दोनों को डिफरेंस उनका लेके या अंतर लेते हुए बताऊंगी, क्योंकि इसमें से प्रश्न भी आता है, कभी पूछ सकता, संभावना पूरी है कि प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता में आप अंतर बताइए, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है द्वितीयक संयोजकता से आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर के प्रश्न है, तो ये छोटा सा प्रश्न हाथी-लघुत्री में आ सकता है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्राथमिक संयोजकता को मैं ऐसा लिख रही हूँ प्राइमरी, और इसको सेकेंडरी संयोजकता। ठीक है, इसके पहला पॉइंट है प्राथमिक संयोजकता। धातु आयन की जो प्राथमिक संयोजकता रहेगी वह हमेशा ऋणात्मक आयन से संतुष्ट होगी। किससे संतुष्ट होगी? ऋणात्मक आयन से ये संतुष्ट होगी। मैं इसका एक उदाहरण लेके चलते हैं अपन। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक उदाहरण बताई थी, CO NH3 6 SO4। ठीक है, ये एक उपसंयोजी यौगिक है। इसमें जो मैं अभी पहले थोड़ा सा शॉर्ट में आपको ये समझाना है, इसलिए आपके दिमाग में एक पिक्चर बिठाना चाहूंगी कि जो आयन उपसंयोजी क्षेत्र के बाहर रहता है वो प्राथमिक संयोजकता कहलाएगा, और उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर जो लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं केंद्रीय धातु आयन को, उसको हम सेकेंडरी संयोजकता कहेंगे। अब इसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें अंतर देखें।
पहला तो है, चूंकि ये प्राथमिक संयोजकता ये है सल्फेट है, तो ये ऋणात्मक आयन से ही इसकी संतुष्ट होगी। जबकि जो सेकेंडरी संयोजकता की हम बात करेंगे तो यहाँ ऋणात्मक आयन से या उदासीन परमाणु से भी हो सकती है संतुष्ट, अथवा कभी कभी धनात्मक आयन भी इसको संतुष्ट करता है। ये रेयर होता है लेकिन ये भी संभावना पूरी होती है। दूसरा है, ये आयनन प्रकृति को, यानी इसका आयनीकरण हो सकता है, इसका ये आयन्स में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन ये अनायनीकृत है, इसका आयनन नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट है, ये अदिशात्मक है, इसमें कोई दिशात्मक, ये अदिशात्मक है। प्लस यह संकुल के ऊपर जो आवेश रहता है उसकी संख्या के बराबर रहता है। संकुल यानी उपसंयोजी क्षेत्र के ऊपर पर जो आवेश रहेगा उसके बराबर रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर इसका आवेश कितना है, यहाँ पे 2+ आवेश है, तो इसके ऊपर आवेश कितना आएगा, ये SO4 2+ है, उसकी संख्या उतनी रहेगी। फिर है, ये दिशात्मक होता है और ये किस पर निर्भर करेगा, जो एक संयोजी परमाणु या अणु जो उससे जुड़े हुए रहते हैं या अपने इलेक्ट्रॉनों पर दान करते हैं, संयोजी अणु या परमाणु की संख्या। यानी कि लिगेंडों की संख्या पर इसकी संख्या निर्भर करती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, यह ऑक्सीकरण अवस्था भी कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या, ये ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है और ये समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या अर्थात लिगेंड्स की जो संख्या रहती है उसको हम समन्वय संख्या कहते हैं, तो द्वितीयक संयोजकता समन्वय संख्या कहलाती है, जबकि ये ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। एक और लास्ट पॉइंट अपन बोल सकते हैं 5 पॉइंट बनाने के लिए, इसको हम डॉटेड लाइन से, जो प्राइमरी संयोजकता रहती है, प्राथमिक संयोजकता को हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है उसको हम ठोस लाइन से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए, इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट था जिसमें वर्नर ने बताया कि प्रत्येक धातु आयन से केंद्रीय धातु परमाणु की 2 संयोजकता रहती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। यहाँ पे हमने बता दिया प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। वर्नर का जो सेकंड पॉइंट का सिद्धांत का, वह सभी धातु परमाणु जो है वह अपनी दोनों ही संयोजकता की पूर्ति करना चाहेगा, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्राथमिक संयोजक, जो ऋणात्मक आयन रहता है, उसे प्राथमिक संयोजकता की भी संतुष्टि करनी पड़ती है और द्वितीयक संयोजकता की भी संतुष्टि करनी पड़ती है, जिसके कारण अब ये जो प्राथमिक ऋणात्मक आयन रहेगा वो आयनित नहीं हो पाता। जो ऋणात्मक आयन दोनों ही संयोजकताओं की पूर्ति करेगा, या संतुष्ट करेगा, उसको वह आयनिक प्रकृति का नहीं होता। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो है इसमें, चूंकि सेकेंडरी या फिर जो द्वितीयक संयोजकता रहता है वह दिशात्मक प्रकृति का रहता है, ये द्वितीयक संयोजकता जो है वह उपसंयोजी क्षेत्र या संकुल जो रहेगा उसकी ज्यामिति को निश्चित करता है, कि उसकी जो संख्या रहेगी, सेकेंडरी संयोजकता की जो संख्या रहेगी, जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं जो उपसंयोजी या समन्वय संख्या जो कहते हैं, यदि वो 4 रही तो उस संकुल का आकार कैसा रहता है, वह वर्ग समतलीय रहता है। और जहाँ पर समन्वय संख्या 8 रहती है उसमें उपसंयोजी जो संकुल रहता है उसका आकार अष्टफलकीय रहता है। तो ये निर्भर ज्यामिति जो है, ये आकार जो है उपसंयोजी संकुल का आकार जो किस पर निर्भर कर रहा है, उसकी द्वितीयक संयोजकता पर निर्भर कर रहा है। अब वर्नर ने अपने ये 3 पॉइंट में इसने अपने सिद्धांत को समझाया है। अब फिर अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए वर्नर ने एक प्रयोग किया। वर्नर ने क्या किया, उसने एक कोबाल्ट के यौगिकों की श्रेणी तैयार किया, कोबाल्ट के यौगिकों की श्रेणी तैयार किया, और फिर उस यौगिकों में तीन प्रकार के यौगिक उसने बनाए, और उसके ठंडे विलयन में उसने उसको मतलब सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रित किया, या उसके ठंडे विलयन को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराई, और उसने ये पाया
जैसे उदाहरण ये जो उसने तैयार किया था वो इस तरीके के 3 यौगिक तैयार किया था, COCl3 6NH3, COCl3 5NH3 और COCl3 4NH3। ये 3 प्रकार के इसने यौगिक तैयार किया और तीनों को फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराई। सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराने के बाद उसे सिल्वर क्लोराइड के सफेद अवक्षेप प्राप्त हुए, लेकिन तीनों यौगिकों में ही सिल्वर क्लोराइड की जो मात्रा थी वो भिन्न भिन्न थी। उसने ये पाया कि इस प्रकार का जो यौगिक था उसमें सिल्वर क्लोराइड के 3 अणु थे और सेकंड यौगिकों में सिल्वर क्लोराइड के 2 अणु पाए गए और थर्ड यौगिक में सिल्वर क्लोराइड का 1 अणु पाया गया। जब इसने अवलोकन किया प्रयोग में कि सिल्वर क्लोराइड के अलग अलग मात्रा प्राप्त हो रही है, तो उसने जो कंक्लूजन निकाला वो इस तरीके से था। जो पहला यौगिक था, फर्स्ट यौगिक जो था, उसने उसका सूत्र जो समझाया वो इस तरीके का था कि इस यौगिक में जो 3 इस तरीके का उसने सूत्र दिया और ये बताया कि चूंकि 3 क्लोरीन जो है इसकी प्राथमिक संयोजकता की पूर्ति कर रहा है कोबाल्ट की और ये आयनिक प्रकृति का रहता है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब अभिक्रिया किया तो पूरे के तीनों क्लोराइड जो है वो AgCl के रूप में अवक्षेपित हो गए। और उसके लिए वो समझाने के लिए ये संरचना भी दी उसने इस तरीके से। इस तरीके से उन्होंने बताया कि 3 जो क्लोराइड है वो इसकी कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता की पूर्ति कर रहा है, जबकि जो 6 अमोनिया के हैं या एमिन्स लिगेंड जो है वो इसकी द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट कर रहा है। फिर सेकंड यौगिक की इसने जो संरचना दी वो इस तरीके से था। इसमें चूंकि 2 अणु सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप प्राप्त हो रहे हैं, 2 अणु, तो इसमें इसने बताया कि 1 क्लोरीन जो है वहां उसकी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों की संतुष्टि कर रहा है और 2 क्लोरीन मात्र उसके प्राइमरी संयोजकता की संतुष्टि कर रहा है जो कि आयनिक थे, इसलिए यहाँ पर 2 अणु AgCl का प्राप्त हुआ। और इसने जो संरचना यहाँ इस तरीके से बताई कि ये जो क्लोरीन है यहाँ पर 1 क्लोरीन जो रहेगा वह इसकी दोनों ही संयोजकताओं की पूर्ति कर रहा है, ये वाला क्लोरीन, इसलिए अब ये अनायनिक प्रकृति का हो गया और ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया ना करके केवल ये 2 क्लोरीन जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया किए और 2 अणु सिल्वर क्लोराइड के मिले। तीसरा जो यौगिक जिसमें केवल 1 ही सिल्वर क्लोराइड के अणु प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए वर्नर ने समझाया कि यहाँ पे 2 जो क्लोरीन के अणु जो रहेंगे वहाँ उसकी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों की ही पूर्ति कर रहे हैं, जबकि 1 ही क्लोरीन जो है वह उसकी प्राथमिक संयोजकता की पूर्ति कर रहा है और ये ही आयनित होता है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। इस तरीके से जो वर्नर ने उपसंयोजी यौगिक अजंता में ये प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता का एक्सप्लेनेशन दिया। अब आज के वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक है प्रभावकारी परमाणु संख्या। जैसे कि आप जानते हैं कि उपसंयोजी संकुल के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु रहता है वह लिगेंड्स के साथ अभिक्रिया करके लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उपसंयोजी बंध बनाता है और ये उपसंयोजी बंध की संख्या जो है उस केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित रिक्त d ऑर्बिटल पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु उतने ही इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा लिगेंड से कि वह अपने समीपस्थ के जो उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणु संख्या ग्रहण कर ले। तो लिगेंड के द्वारा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के पश्चात जो केंद्रीय धातु परमाणु की
कुल परमाणु संख्या हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावकारी परमाणु संख्या। और ये प्रभावकारी परमाणु संख्या को हम परिभाषित कर सकते हैं धातु आयन के पास या केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन है, प्लस लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, दोनों की जो कुल संख्या रहेगी वह उस धातु परमाणु की अफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावकारी परमाणु संख्या कहलाती है। और उसका सूत्र हम ऐसा लिख सकते हैं, धातु परमाणु की परमाणु संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की परमाणु संख्या केंद्रीय धातु की परमाणु संख्या माइनस आयन बनने से इलेक्ट्रॉन की कमी, जो केंद्रीय धातु आयन जब आयन में परिवर्तित हो जाएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वो, प्लस लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या लेंगे, युग्म नहीं लेंगे तो थोड़ा सा संख्या में अंतर आ जाएगा। तो लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का सूत्र हम क्या ले सकते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की जितनी परमाणु संख्या है उससे हम उसके आयन बनने से जो इलेक्ट्रॉन लूज होता है या इलेक्ट्रॉन में जो कमी होती है वो, प्लस लिगेंड्स के द्वारा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं उसकी संख्या। मैं उसके दो उदाहरण से आपको समझाती हूँ। जैसे एक उदाहरण लेते हैं FeCN6 4-, ये एक उदाहरण है उपसर्ग संयोजी संकुल का। यहाँ पर आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। यहाँ पर आयरन जो है वो Fe2 अवस्था में है। Fe2 अवस्था कैसे पता चलेगा ये Fe2 अवस्था पे है, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। उस ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर आप Fe के ऊपर जो आवेश है वो ज्ञात कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा करके बताती हूँ। जैसे हमको आयरन की ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है, उसको ज्ञात करना है तो हम उसको X ले लेते हैं। साइनाइड का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1, और यहाँ पर कितने टोटल साइनाइड है, 4 साइनाइड है, 6 साइनाइड है, तो हम 6 से उसकी गुणा कर देंगे बराबर -4 लेते हैं। और x -6 -4 या x बराबर -4 + 6 +2। तो इस तरीके से हम देखेंगे आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है +2 है, और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो रही है आयरन में वहाँ 2 की संख्या में है, और लिगेंड्स के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं वो चूंकि टोटल 6 लिगेंड्स है और प्रत्येक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ दे रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको सूत्र में रखते हैं, EAN बराबर 26 - 2 धन 12, कितना हो गया, 24 धन 12 = 36। इस तरीके से जो केंद्रीय धातु परमाणु जो है वह एक अक्रिय गैस की परमाणु संख्या को ग्रहण कर लेता है। और ये परमाणु संख्या किसकी है, ये क्रिप्टन की है। इस तरीके से हम और एक आध उदाहरण दे सकते हैं, पैलेडियम हेक्सामीन। हेक्सामीन पैलेडियम 4 आयन। यहाँ पर पैलेडियम का परमाणु क्रमांक मैं सीधे अब सूत्र में लिख रही हूँ, परमाणु क्रमांक 46 है। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है और टोटल लिगेंड्स की संख्या 6 है, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 12 हो गए। इसको हम माइनस करते हैं, 42 + 12 = 54। ये जिनॉन का परमाणु संख्या है, जिनॉन। इस तरीके से केंद्रीय धातु परमाणु किसी भी अक्रिय गैसों के परमाणु संख्या को ग्रहण करने के लिए लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, और इसी को हम कहते हैं प्रभावकारी परमाणु
संख्या। तो बच्चों आज के जो टॉपिक्स इतने थे, इसमें आपने पढ़ा आज के वीडियो में समावेता क्या होता है, समावेता के प्रकार क्या होते हैं। समावेता दो प्रकार के हमने बताए थे, संरचनात्मक समावेता और त्रिविम समावेता, जिसमें संरचनात्मक समावेता 5 प्रकार का हमने बताया, त्रिविम समावेता 2 प्रकार का था, जिसमें ज्यामितीय समावेता और प्रकाशीय समावेता। नेक्स्ट है वर्नर का सिद्धांत। वर्नर के सिद्धांत के आधार पर हमने केंद्रीय धातु परमाणु की 2 संयोजकताओं के बारे में चर्चा की है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, और किस प्रकार से धातु परमाणु अपनी दोनों ही संयोजकता की पूर्ति करता है या संतुष्ट करता है दोनों संयोजकता को। और लास्ट टॉपिक हमने पढ़े प्रभावकारी परमाणु संख्या, और वो कैसे ज्ञात की जाती है उसका सूत्र हमने बताया। और ये इम्पोर्टेंट ही आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि 2 अंक में आसानी से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं।